यस सर। कल दो चीजें हुई थी, कोएर्शन हुआ था और अंडू इन्फ्लुएंस हुआ था। तो अगर कोएर्जन की बात करें तो कोएर्जन बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन एक चीज मुद्दा ये है कि हम कोएर्जन पढ़ रहे हैं, हम अंडू इन्फ्लुएंस पढ़ रहे हैं या फिर फ्रॉड पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद देख लेंगे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखेंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ देख लेंगे हम। लेकिन मुद्दा यार हम इन्हें देख क्यों रहे हैं? तो मुद्दा ये होता है कि एवरी कंसेंट विच इज कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake is not said to be free consent। तो कंसेंट, फ्री कंसेंट वो कंसेंट होती है जो कोएर्जन से, अनडू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से कॉज ना हुई हो। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे को, अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन कि मीनिंग बाय व्हाट इज कंसेंसियस एड एडम। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट लैटिन मैक्सिम से पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेक्शन 13। सेक्शन 14 बोलता है व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, दैट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। अब हमने कोएर्जन देख लिया था। कोएर्जन का मतलब है कि अगर हम किसी के साथ कोई ऐसी एक्ट करें विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी और बीएनएसएस, या हम थ्रेट कर रहे हैं कोई उसकी प्रॉपर्टी डिटेन करने को, या उसकी प्रॉपर्टी सच में डिटेन कर लेते हैं, तो वो कोएर्जन हो जाते हैं और हमसे बोल देते हैं कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। हम जबरदस्ती किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, उसे डरा धमका के कोएर्जन हो जाएगा। हम सपोज करो मैं एक ऐसी सिचुएशन हूँ, आई एम इन डोमिनेटिंग पोजीशन एंड यूजिंग दैट पोजीशन टू गेट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड दैट इज प्रोवाइड इन सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकंड थिंग। दूसरा, अब एक मुद्दा ये आता है कि सर डोमिनेंट पोजीशन में कौन हो सकता है? तो डोमिनेंट पोजीशन में देखो कौन हो सकता है। मास्टर सर्वेंट हो सकता है, टीचर स्टूडेंट हो सकता है। तो टीचर स्टूडेंट की पोजीशन में हमेशा डोमिनेशन में मास्टर टीचर ही रहेगा। और अगर सपोज करो मीटिंग, अगर माइंड की बात करेंगे तो टीचर का माइंड जो है ना, और स्टूडेंट का माइंड है, हमेशा ये बात कंफर्म रहेगी कि टीचर इन द पोजीशन टू डोमिनेटिंग द विल ऑफ द स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली ऐसे ही अगर मास्टर सर्वेंट की बात करें, या प्रिंसिपल एजेंट की बात करें, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर ले अगर हम, कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर है वो अपने यहाँ पे एम्प्लॉय रखता है, तो हमेशा एम्प्लॉयर इन इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द एम्प्लॉय। So when one person is in position to dominate the will of another person and using that position to get enter into a contract, that is undue influence, that is provided in section 16। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। उसके अलावा हमने देख लिया था कि कौन कौन हो सकता है, कैसी रिलेशन हो सकती है। तो रियल या अपीरेंट अथॉरिटी में undue influence हो सकता है। उसके अलावा हमने देख लिया था when a person is standing in fiduciary relation, that is also dominating the will of another person। उसके अलावा हमने देख लिया था he makes a contract with the person whose mental capacity, जब मैंने बताया था ना कि अगर 80 या 90 साल के बुजुर्ग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी और परमानेंटली इफेक्टेड हो सकती है बाय एज, इलनेस, या बाय रीजन ऑफ कुछ भी लास्ट में लिखा हुआ है, बॉडी डिस्ट्रेस। तो इस अगर सपोज करो कि वन पर्सन इज इन पोजीशन, दो सिंपल सी लाइन में बता रहा हूँ इन्फ्लुएंस क्या होता है। क्योंकि अगर मैं बीइंग ए लॉ स्टूडेंट या टीचर, अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्शन 16, या व्हाट यू विल राइट व्हेन क्वेश्चन डायरेक्टली हैज बीन आस्क्ड इन question paper, that what is the meaning of undue influence, so you will use two term only. One person is in dominating position and you one is in dominating position and using that position to make a contract। सिंपल सी बात खत्म। अब मुद्दा ये आता है कि आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज हु इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, तो आप बताओगे व्हेन वन पर्सन इज स्टैंडिंग इन रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, when one person is standing in fiduciary relation, when one person making contract with another person and the another person's situation is basically affected by age, illness या body distress, or the other person has not in the mental capacity कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात बताऊं, कोर्जन में अगर बताऊं तो कोर्जन ये होता है कि वन पर्सन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन बाय डूइंग एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय। तो बेसिकली व्हेन आई एम गेटिंग योर कंसेंट सो आई एम डूइंग एनी एक्ट। सो मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं तेरे को डंडा मार दूंगा, नहीं तो मेरे को कंसेंट दे। तो ये डंडा मारना या डंडा मारने का थ्रेट करना ये कोयर्जन हो जाएगा, क्योंकि डंडा मारना बेसिकली पनिशेबल है। इसे बोलते हैं हर्ट या ग्रीव हर्ट। या ये बेसिकली अगर मैं तेरे को ज्यादा तेज डंडा मार दूं तो हो सकता है ये मैं कल को चला जाऊं अटेम्प्ट टू मर्डर में। तो अगर मैं कोई ऐसी एक्ट कर रहा हूँ और जबरदस्ती तेरी कंसेंट ले रहा हूँ विच इज पनिशेबल बाय बीएनएस या विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी, सो दैट कंसेंट इज बेसिकली कॉज्ड बाय कोयर्जन। अगर हम बात करते हैं अंडू इन्फ्लुएंस की, तो अंडू इन्फ्लुएंस में बहुत सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना। वन पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन and using that position to take consent of another person। one person is dominating position using that position to take consent of। अब मुद्दा ये आता है कि dominating
पोजीशन का मतलब क्या होएगा? तो वन पर्सन इज रियल और अपीरेंट अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी में हो, अपीरेंट अथॉरिटी में हो, फिड्यूशियरी रिलेशन में हो, या फिर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी परमानेंटली अफेक्टेड बाय। तो ये तो हमने कल देख लिया था, प्रिजम्पशन हमने देख लिया था। आज देखेंगे हम फ्रॉड। सेक्शन 17 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फ्रॉड। दो चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार बेटा पढ़ना भी होता है घर पे। अब दो चीजें क्लियर है, मैं फ्रॉड बता देता हूँ। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। Section 17 define the term fraud. Fraud means and includes any of the following act if they are committed with intent to deceive another party or his agent to induce him to enter into। deceive का मतलब है हेलो जालसाजी करना, बेसिकली इसे बोलते हैं। सर, तो डिसीव इंटेंट का टू क्या डिसीव मतलब अनदर है? पर्सन। बेटा डिसीव का मतलब बेसिकली धोखा देना, डिसीव। टू ओके मेक यू ओके। एंटर, मैं झूठ झूठ बोल के तेरे से कोई काम करा रहा हूँ, दैट इज डिसीव। ठीक है ना? ओके सर। हाँ। तो वन पर्सन इज मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन with intent to deceive another person। ठीक है? तो intent to deceive another party or his agent और to induce him to enter into contract। तो अगर सपोज कर, अब इसमें कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है बस ये देख ले, मैं बहुत सिंपल लाइन में बताऊंगा। सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मैं तेरे को ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया बी के पास ऐसी पावर है, बी के पास ऐसी पावर है, बी के तू 50,000 रुपए दे और बी के पास ऐसी पावर है, तेरे को सारे एग्जाम में पास करवा देगा वो। तो आई एम सजेस्टिंग यू एज ए फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट। मेरे को पता है कि ये फैक्ट कंफर्म है कि बी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं तेरे को सजेस्ट कर रहा हूँ कि भैया बी के पास ऐसी पावर है कि तू इसको 50,000 रुपए देगा तो तेरे को ये पास करवा देगा। तो बेसिकली मैं तेरे को डिसीव कर रहा हूँ। मेरी इंटेंशन है तेरे को बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना है, इंड्यूसिंग him to enter into contract। तो मैं suggesting if suggestion as a fact that which is not true। दूसरा है active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact। active concealment क्या हो सकता है बताओ चलो। सर तीसरी मैं बता रहा हूँ, इसे पढ़ ले पहले, रुक जा रुक जा, मैं बता रहा हूँ। बी से टू ए, थर्ड पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल में थर्ड पॉइंट। बी से टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई shall assume that the horse is sound। ए से नथिंग, हेयर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मेरे पास एक घोड़ा है, बी बोलता है कि अगर आप डिनाई नहीं करोगे कि ये घोड़ा साउंड माइंड का नहीं है, अगर आप ये नहीं डिनाई करोगे कि ये पागल है, तो ये मान के चलूंगा ये घोड़ा सही है और मैं आपसे खरीद लूंगा। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलता, मैं चुप रहता हूँ। तो जो मेरी जो ये है ना साइलेंस, ये साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अब हमने पढ़ा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट फैक्ट। जैसे अगर हम देखें, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ए नो टू बी अनसाउंड। ए से नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंड मैन, दिस इज नॉट फ्रॉड। अच्छा, जो पहला एग्जांपल है मैं फिर पढ़ रहा हूं। ए एक क्या करता है, ऑक्शन से बी को एक घोड़ा बेचता है, और वो जब ऑक्शन कर रहा होता है वो बी को नहीं बताता कि ये घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या बी ने, क्या ए ने बी के साथ फ्रॉड किया? मैं फिर बता रहा हूँ। अमित बी को एक घोड़ा बेच रहा है, ऑक्शन से एक घोड़ा बेच रहा है, मतलब बेसिकली सिंपली एक घोड़ा बेच रहा है बेसिकली। और बी ने मेरे से घोड़ा खरीद लिया, मैंने उसको कुछ नहीं बताया है घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या ये फ्रॉड होगा या नहीं होगा? मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सर, इसमें तो लिखा ही नहीं होगा, पर होना तो चाहिए सर इस हिसाब से। अब मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं होगा। जब बेटा आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 16 बोलता है केवियट एम्प्टर। केवियट एम्प्टर का मतलब होता है अवेयर। बायर बीवेयर का मतलब होता है कि जब आप दुकान पे जाओगे तो दुकान पे बहुत सारी चीजें रखी होंगी। जैसे अगर एक मार्केट में आप चले जाओ, सपोज करो आप शूज मार्केट में जाओगे, तो कोई भी दुकानदार ये थोड़ी बोल देगा आपको। दो तरह की चीजें होती हैं सेक्शन 16-17 जब पढ़ोगे, तो अगर बाद में जाके पढ़ना पड़ेगा ये 12-13। एक तो होता है कि भैया मैं एक प्रोडक्ट पे गारंटी दे रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट सही है। एक प्रोडक्ट ऐसा होता है कि मार्केट लगी हुई है, जैसे बुद्ध बाजार नहीं लगता है, उसमें जाओ सामान उठाओ लेके आ जाओ आप। वहां वो बुद्ध बाजार वाला दुकानदार आपको मार्केट में कोई गारंटी नहीं दे रहा है, लेकिन आपने उस चीज को देखा, दूसरे दुकानदार के पास गए, तीसरे दुकानदार के पास गए, चौथे दुकानदार के पास गए, आपने चार जगह चेक करके खुद ही लिया। इसे बोलते हैं बायर बिहेवियर। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू बी अवेयर। इसे बोलते हैं केवीएट एंटर, सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लिख लेना इसके ऊपर।
ठीक है सर, इसके ऊपर केविएट, केविएट। केविएट एम्प्टर, बायर इसे बोलते हैं, बायर बी अवेयर। मतलब कि ओके आप सर। जो खरीद रहे हो, देखो आई एम द सेलर, मैं घोड़ा बेच रहा हूँ, यू आर द बायर। तो ये दिस इज योर ड्यूटी दैट यू हैव टू अवेयर। या तो मैं ये गारंटी दे दूं, या तो मैं ये गारंटी दे दूं कि मेरा घोड़ा साउंड माइंड है, तो दिस इज माय गारंटी, और कल को घोड़ा अनसाउंड माइंड निकलता है, तो उस कंडीशन में मेरी गलती है, मैंने फ्रॉड किया है तुम्हारे पास। लेकिन ना मैं कुछ बोल रहा हूँ ना आप कुछ बोल रहे हो। आप क्या हुआ, एक मार्केट लगती है, उस जानवर की मार्केट में मैं अपना घोड़ा लेके खड़ा हुआ था, मेरे जैसे 50 लोग और खड़े हुए थे। आप खुद मेरे पास आए, मैंने, और आपको पता है कि अमित घोड़ा इसलिए खड़ा हुआ है, मार्केट ही घोड़ा बेचने के लिए। आप मेरे पास आए, 50 लोगों को छोड़ के, 49 लोगों को छोड़ के 50 मेरे पास आए, उन्होंने बोल दिया सर भैया गुड मेरे को इवनिंग। आपका घोड़ा। गुड इवनिंग बेटा। वो अगर लगता है कि मेरे को, उसको लगता है कि आपका घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने कहा भाई ले खरीद ले, मेरा घोड़ा 50,000 का है। आपने मेरे से कुछ नहीं पूछा कि वेदर दिस हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट, मैंने आपको घोड़ा बेच दिया। तो सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द बायर। यार मेरी ड्यूटी नहीं है, आई एम द सेलर, दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू। अगर जब तक आपने नहीं पूछा, आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपको तो घोड़ा अच्छा लगा, आपने घोड़ा लेके चलते बने। जैसे आप, हम मैं बता रहा हूँ ना, बुद्ध बाजार लगता है, या फिर शनिवार बाजार लगता है, या मंगल बाजार लगता है, तो उसमें हम सर, जाते हैं, तो देख लेते हैं उस पैट। हाँ हाँ सर ये सेल्स एक्ट कब बना था? बेटा, सेल्स एक्ट 60s में बना था, ये जो रिपील हुए थे ना सेक्शन, जो हाँ 73 हाँ। के 75 के बाद रिपील है, जो 74, वो सारे के सारे फिर पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बना दिए। वो सब्सिक्वेंट सर हम पार्ट है, कौन जैसे सा हम कोई, टॉपिक पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रॉड, हम पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट। इसके लिए पहले वीडियो देख लियो, पहले जाके ये समझ में आ जाएगा, सर अभी मैं इस देख वीडियो पे रही चलती हूँ। है, समझ में आ जाएगा। जी जी। ओके बेटा, ऐसे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन बस मैं फ्रॉड पढ़ा रहा हूँ। तो जो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब बना कब नहीं बना वो बाद में देखेंगे गौरव। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसलिए बनता है कि देखो, दो तरीके हम, देखो अगर हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल होता है, याद, अब इस बात को, लाइन को ध्यान से सुन लेना, बस समझ में आ जाएगा सब कुछ। कॉन्ट्रैक्ट तब एनफोर्सेबल होता है अगर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी है, पार्टी कंपिटेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट हेयर बाय नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्लस इसमें एक चीज होती है, और होती है कि सपोज करो, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल की बात सेक्शन 10 में। लेकिन सपोज करो आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, या मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर रहे हो, तो सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि यू हैव टू मेक दैट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड। आपको वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जैसे आप सपोज करो मेरे से मेरा मोबाइल खरीद रहे हो, और उस मोबाइल की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो आप साउंड माइंड हो, मैं भी साउंड माइंड हूं, आप 18 प्लस हो, मैं भी 18 प्लस हूं, आपकी कंसेंट फ्री है, मेरी कंसेंट भी फ्री है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसेंट, सेक्शन 10 सब कुछ फुलफिल कर रहा है। लेकिन एडिशनल कुछ लॉ होते हैं, उनकी भी कंडीशन हमको पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि सेक्शन 10 दैट विद सेक्शन 2 तो फुल कंप्लीट है। लेकिन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि भैया ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना उसका मैंडेटरी है। तो आपने सेक्शन 10 तो फुलफिल कर लिया, लेकिन सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वो क्या नहीं किया आपने, रजिस्टर नहीं करवाया वो ट्रांजेक्शन। तो बेसिक, आप मेरे से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लो, कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि अमित सर से हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, या कोई गारंटी या वारंटी लेनी, आप ले ही नहीं पाओगे मेरे से उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिसमें 100 रुपए से ज्यादा है, सेक्शन 17 बोलता है, रेड विथ सेक्शन 46 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, कि आप अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सपोज करो आप मेरे से मेरा घर खरीद रहे हो, घर की वैल्यू 99 रुपए है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है सेक्शन 17 कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन जैसे ही घर की वैल्यू 100 या 100 रुपए से ज्यादा है, आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज मेकिंग ए प्लेटफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बना रहा है। लेकिन कल को अगर हम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, तो उसके प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखे हुए हैं। कल को कोई हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखे हुए हैं। कल को हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, उसको हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे हम देख लो रजिस्ट्री करा लेते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो उसके प्रोविजन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखे हुए हैं। कल को अगर हमें कोई पार्टनरशिप करनी है, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लिखे हुए हैं। लेकिन सारे के सारे जितने भी मैं एविडेंस जो एक्ट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सब स्पेसीज हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता ही नहीं, तो कभी देखो, अगर हम बात करते हैं प्रोमिसर प्रोमिसी की, जिस प्रोमिसर को जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, उसे प्रोमिसर बोलते हैं, और जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया उसे प्रोमिसी बोलते हैं। तो ये तो लैंग्वेज होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की। वैसे ही अगर हम बात करते हैं, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाएंगे, इसे हम बोल देते हैं ट्रांसफरर ट्रांसफरी, ठीक है। वैसे ही अगर हम चले जाएंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, इसे बोलते हैं सेलर बायर। सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 को तो पूरा फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 को उनको फुलफिल कर लिया, अब एडिशनल रिक्वायरमेंट कुछ दी हुई है, जो सेक्शन
13-12 आप देखोगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, वो बोलता है वारंटी गारंटी। ऐसे ही होता है सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो बोलता है कि भैया इसे बोलते हैं केवियट एम्पटर थ्योरी। केवियट एम्पटर थ्योरी क्या होती है, इसे बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है, बायर बी अवेयर। बायर बी अवेयर का मतलब होता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर, कि जब अगर कोई गारंटी नहीं है या आप डायरेक्ट जाके कुछ सामान खरीद रहे हो, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर कि वो क्वालिटी चेक करे। अगर सपोज करो एक बुद्ध बाजार मार्केट लगी है, कोई भी मार्केट लगी है, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, आप साकेत मार्केट में चले जाओ, द्वारका मार्केट में चले जाओ, आप सीपी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पे कोई मार्केट लगी हुई है, आप पालिका बाजार चले जाओ। अब आप पालिका बाजार जाओगे तो वहां बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने क्या कर रखा है, बाहर बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं। तो कभी भी आपको वारंटी गारंटी नहीं देते, आप उनके पास जाते हो, बोलते भैया आप कितने की शर्ट दे रहे हो, कितने की पैंट दे रहे हो। अब आपकी ड्यूटी होती है, वो उन्होंने लिखा भी होता है कि अगर आप यहाँ से खरीद के ले जा रहे हो, हम रिटर्न नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर वो रिटर्न ना करें और सामान गलत निकल जाए तो ये तो फ्रॉड को काउंट हो जाएगा ना, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है, सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो बोलता है बायर बी अवेयर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर। तो अगर हम पालिका बाजार में जाके जींस में खरीद रहा हूं, तो जो जींस बेच रहा है वो सेलर होगा, और मैं बायर हूं क्योंकि मैं उसको खरीद रहा हूं, तो दिस इज माई ड्यूटी, मैं उसे क्या करूं, एग्जामिन कर लूं तरीके से। अब आते हैं हम जो सेकंड पॉइंट जो है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज। तो फ्रॉड कब होएगा? एक्टिव कंसीलमेंट। अगर सपोज कर मेरे पास एक घोड़ा है और मेरे से रुखसाना बोलती है सर मेरे को आपका घोड़ा खरीदना है, तो उस कंडीशन में अगर रुखसाना बोलते हैं कि सर आप ये डिनाई नहीं करोगे ना, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि आपका घोड़ा साउंड माइंड है, और अगर आप डिनाई नहीं करोगे कि साउंड माइंड नहीं है, तो मैं मान के चलूंगी साउंड माइंड है। इस कंडीशन में बोलता है और रुखसाना मेरा घोड़ा खरीद भी लेती है, कल को वो घोड़ा अनसाउंड माइंड निकलता है, मतलब पागल निकलता है, तो ये फ्रॉड किया है मैंने उसके साथ। क्यों? क्योंकि रुखसाना ने मेरे से पूछा था, इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब उसमें से कुछ भी नहीं, जैसे अभी हम थर्ड क्लोज पढ़ रहे हैं, थर्ड एग्जांपल पढ़ रहे हैं, बी से टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट। मैं फिर बोल रहा हूं, थर्ड पॉइंट है, बी से टू ए इफ यू डोंट डिनाई इट आई शेल एज्यूम दैट द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। ए से नथिंग हेयर, ए इज साइलेंट टू इक्विवेलेंट। तो ये जो ए की साइलेंस है ना, इक्विवेलेंट टू स्पीच है। जब रुखसाना मेरे से आके बोलती है कि सर बता दो, आप अगर ये डिनाई नहीं करोगे ना घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा घोड़ा साउंड माइंड है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो इस कंडीशन में मेरी जो साइलेंट है ना, साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, मैं कुछ नहीं बोल के भी बता रहा हूं, मैं कुछ ना बोल के भी बोल रहा हूं, क्योंकि इसने मेरे से ये बोला है कि अगर आप सर चुप रहोगे तो ये मान के चलूंगी कि सर आपका घोड़ा साउंड माइंड है और मैं इसको खरीद लूंगी, मैं चुप रहता हूं बस। तो इसे बोलते हैं साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब आते हैं सेक्शन ये सेकंड क्लोज पे। सेकंड क्लोज बोलती है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अगर मेरा घोड़ा यहाँ पे अनसाउंड माइंड होता और मैं साइलेंस रह जाता, क्योंकि रुखसाना ने बोला था सर अगर साइलेंस आप रहोगे तो ये मान के चलूंगी बस घोड़ा साउंड माइंड है, घोड़ा मतलब घोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन मैं चुप रहता हूं, तो इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। मेरे को बताना था रुखसाना घोड़ा मत खरीद, घोड़ा तो पागल हो चुका है ये। इसे बोलते हैं, अगर मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं जिससे मैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा हूं बाय हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, तो इसे बोलते हैं एक्टिव। समझे मेरी बात? समझ में आ रहा है एक्टिव यस सर। कंसीलमेंट? यस सर। अब अब यस मुद्दा ये सर। आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट पेपर में कि व्हेन साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, तो उसमें आप डायरेक्ट लिखोगे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। जब किसी बंदे को नॉलेज है किसी फैक्ट की और वो एक्टिवली उस फैक्ट को कंसील कर रहा है, मतलब छिपा रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ कब होएगी? जैसे बोलते हैं ना, व्हेन स्पीच व्हेन सॉरी साइलेंस अमाउंट टू स्पीच। साइलेंस कब होएगी? व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू, जैसे अब ये पहला एग्जांपल पढ़ लो, सेकंड पढ़ते हैं। बी इज एज डॉटर, बी डॉटर है, ए फादर है। बी इज एज डॉटर, मैं फिर बोल रहा हूं, बी डॉटर है, ए फादर है, एंड हैज कम टू एज, वो अभी अभी 18 साल की हुई है। हेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टी वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज साउंड माइंड। अब सपोज करो जो बी है अपने बाप से, बी एक डॉटर है, उसका फादर है ए, वो अपने फादर से घोड़ा खरीदना चाह रही है। अब वो बेचारी अभी अभी 18 साल की हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो कर सकती है, लेकिन क्योंकि अभी अभी 18 साल की है, उसके फादर को भी पता है इसकी जो सिचुएशन है कि अभी 18 साल की हुई है, इतने ज्यादा इसने कभी कोई खरीद फरोख्त करी नहीं है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ए, ड्यूटी हो जाएगी फादर की। और अगर फादर नहीं बताता उसको कि घोड़ा ऑन साउंड माइंड है, तो क्या आ जाएगा? इसे बोलेंगे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। समझ रहे हो? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कब होएगा? कि व्हेन दिस इज माय ड्यूटी टू टेल रुखसाना दैट माय हॉर्स इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, और मैं बताएंगी ना उसको, तो मैं एक्टिवली कंसील कर रहा हूं एक फैक्ट, मैं उसे छिपा रहा हूं इस बात को कि मेरा घोड़ा ऑन साउंड माइंड है। कब?
क्योंकि रुखसाना ने मेरे को बोल दिया कि सर अगर आप चुप रहोगे तो मैं ये मान के चलूंगी कि आपका घोड़ा साउंड माइंड है। तो इसे बोल देते हैं B say to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is of sound mind. A say nothing here is silence is equivalent to speech. बट सर वो पहले से क्यों इसे पता? बोलते हैं फ्रॉड। सर पर शुरू से मैं उसको, फ्रॉड पढ़ता हूँ फिर से, दो फैक्ट, दो चीज। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोल। तो वो पहले से क्यों हाँ जी हाँ जी बोलेगी बोल। कि अनसाउंड माइंड होगा या नहीं, उसको पता ही नहीं होगा कुछ। हम्म, हम्म। आप समझो इसमें सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, मैं घोड़ा बेचता हूँ। ठीक है, मैं मार्केट में खड़ा हुआ हूँ, मैंने घोड़े अपने 5 घोड़े पीछे लगाए हुए हैं। मेरे पास एक बंदा आता है, वो बोलता है कि भैया मेरे को आपका ये सफेद वाला घोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ भाई 50,000 का, वो 50,000 देता चला जाता है। उसने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ मेरे से इतना बोला कि भैया मेरे को आपका ये घोड़ा अच्छा लग रहा है सफेद वाला। उसने मेरे से ना तो मेरे से ये पूछा साउंड माइंड है, ना तो ये पूछा अनसाउंड माइंड है। उसने 50,000 रुपये दिए, मैंने कहा ले चला जा भाई। इस कंडीशन में सेक्शन 16 ने मेरे को प्रोटेक्शन दी हुई है। किसको? सेलर को। मैं सेलर था, मैंने अपना घोड़ा सेल किया था। ये बायर की ड्यूटी थी, या उल्टा बायर पे ड्यूटी चली जाती है कि बायर जब कोई सामान मार्केट में हम जाते हैं तो देखते हैं ना, देखने के बाद ही खरीद फरोख्त करते हैं ना। बहुत सारे, सपोज करो मैं घोड़ा लेके खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग और घोड़ा लेके खड़े हुए थे, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द बायर कि वो देख पड़ताल, जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदे। तो अब क्या हुआ, उसने मेरे पास आया भी, उसने घोड़ा खरीदा और चला गया, उसने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। तो इस कंडीशन में कल को अगर वो बोल दे ना घोड़ा साउंड माइंड एंड साउंड माइंड है, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, क्योंकि मैंने बेचते हुए ना तो उसको गारंटी दी थी, ना उसको वारंटी दी थी, ना ही उसने मेरे से पूछा था कि भैया आपका घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। सेक्शन 16 बोलता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन वेदर द प्रोडक्ट इज ऑफ द क्वालिटी और नॉट। इसे बोलते हैं केविएट एम्प्टर, थ्योरी ऑफ केविएट एम्प्टर। बायर बी अवेयर, कि बायर को सावधान रहना पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्रेता सावधान, कि भैया आप खुद खरीद रहे हो तो दिस इज योर ड्यूटी, आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आप जो खरीदने जा रहे हो सही है भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हर कंडीशन में, अगर सपोज करो मार्केट में हर बार जब भी कोई आप कुछ खरीदने जाओ और हर दुकानदार गारंटी दे, हर दुकानदार वारंटी दे, तो ज्यादा प्रोडक्ट बिकने ही बंद हो जाएंगे। तो बेसिकली एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, उसकी क्वालिटी होती है कि ज्यादातर बायर को जाके पूछना पड़ता है भैया जो आप कपड़ा बेच रहे हो ये कितने दिन चल जाएगा, भैया इसकी कपड़े की वैल्यू कितनी है, भैया ये कपड़ा कितने का है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप पूछ रहे हो उससे जाके। अगर सपोज करो वो टैगलाइन लगा दे अपने दुकान के बाहर कि मेरे पास एक शर्ट है, उस शर्ट की वैल्यू 50,000 रुपए, जबकि वो 500 रुपए की भी ना हो, और आप उससे 50,000 रुपए लेके दे के खरीद के आ जाओ। तो जब हमने सेक्शन 25 पढ़ा था, एडुक्वेसी और इनएडुक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शर्ट 500 की है, मैंने टैगलाइन लगाई 50,000 रुपए की, आपने देखा मेरी शर्ट को एग्जामिन किया, आप 50,000 रुपए दे के चले जाते हो। अब ये तो आपकी गलती है ना, मेरे को 50,000 रुपए दे के गए। इसे बोलते हैं बायर बी अवेयर, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, सो थ्योरी ऑफ कैविएट एम्प्टर। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द प्रोडक्ट। तो इस कंडीशन में आप एग्जामिन करोगे। अब सपोज करो मेरे पास घोड़ा था, बी आता है, वो बोलता है कि भैया मेरे को आपका सफेद घोड़ा खरीद अच्छा लग रहा है, वो 50,000 देता है चले जाता है। लेकिन दूसरे केस में, अगर दूसरे केस में, अब दूसरा सिचुएशन बताता हूँ, बी मेरे पास आता है, वो बोलता है भैया आपका घोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है सफेद वाला, ये घोड़ा ठीक ठाक भी है, साउंड माइंड है भी या नहीं है। मैं बोलता हूँ हाँ भैया साउंड माइंड है, जबकि मेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड था। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया ना, क्योंकि उसने मेरे से पूछ लिया था कि भैया बताओ घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। ये पहले चीज में आ जाएगा, ये आएगा फर्स्ट क्लोज में। फर्स्ट क्लोज में सजेशन एज ए फैक्ट दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मेरे को पता है मेरा घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, लेकिन बी ये मेरे से आके बोलता है भैया आप मेरे को बताओ आपका घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। मैं बोलता हूँ भैया मेरा घोड़ा साउंड माइंड है, जबकि मेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड था। और मेरे को इस बात का पता है कि मेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड है, लेकिन मैं उसे ना साउंड माइंड बता के ठीक ठाक बता के बेच देता हूँ। तो इस कंडीशन में कौन सी क्लोज लगेगी, सेक्शन 17 की फर्स्ट क्लोज, सजेस्टिंग ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मुझे पता है मेरा घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि मेरा घोड़ा था साउंड माइंड है, और मैंने उसे 50,000 रुपए में घोड़ा बेच दिया। तो इस कंडीशन में मैंने उसके साथ फ्रॉड किया ही नहीं किया, बताओ चलो, जनरल प्रोविजन बता दो। फ्रॉड किया है ना। सर किया है। यस। बहुत क्योंकि ये सिंपल फर्स्ट लाइन में यस आएगा। सर। फर्स्ट लाइन में सजेशन ए फैक्ट, सजेस्टिंग ए फैक्ट, suggesting a fact that which is not true by one who does not believe it to be true। ठीक है, तो बेसिकली सब सिंपल सी बात है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं। तो पहली सिचुएशन थी ये कि ए बी मेरे पास आया, उसने बोला भैया मेरे को आपका घोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने ठीक है तेरे को घोड़ा अच्छा लग रहा है, 50,000 रुपए थे। उसने घोड़ा खरीदा, मेरे से वो चला गया, उसने कुछ मेरे कुछ पूछा ही नहीं। इस कंडीशन में मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ केविएट एम्प्टर, सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये इसकी ड्यूटी थी, इसे बोलते हैं बायर बिहेवियर। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में है बी मेरे पास आता है, बोलता है भैया आपका घोड़ा साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है।
और अगर आपका घोड़ा साउंड माइंड होगा तो मैं खरीद लूंगा। ये सपोज करो वो बोलता है आपसे, भैया मेरे पास एक रेड कलर कार है। वो बोलता है भैया आपकी रेड कलर कार चलती भी है या नहीं चलती? मैं बोलता हूँ हाँ भैया चलती है, मेरे गैराज में खड़ी है, वो चलती है। वो बोलता है अगर चलती है तो मैं खरीदूंगा, जबकि मेरी कार चलती ही नहीं थी। मैंने उससे क्या किया, उससे 2 लाख रुपए ऐंठ लिए, मेरी कार तो चलती ही नहीं है। अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ, सजेशन सजेशन ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। मैं ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ जो ट्रू है ही नहीं, तो मैं उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ ना। और फ्रॉड क्यों कर रहा हूँ? विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसे इंड्यूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, और मैं ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ जो ट्रू नहीं है। तो इस कंडीशन में इसे बोलते हैं सजेस्टिंग ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। तो मैं ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूं ना। जैसे घोड़े वाले केस में क्या हुआ था, बी मेरे से पूछता है कि भैया आपका घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। मैं बोलता हूं कि मेरा घोड़ा तो साउंड माइंड है। बी बोलता है देखो सच बताओ, अगर आपका घोड़ा साउंड माइंड होगा तभी मैं आपसे खरीदूंगा। मैं बोलता हूँ भाई सच बता रहा हूँ कसम से, मेरा घोड़ा साउंड माइंड है। जबकि मेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड था, पागल था वो तो। अब वो खरीद के चला जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सजेस्टिंग ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। तो इस कंडीशन में तो फ्रॉड हो गया। कौन सी क्लोज में? सेक्शन 17 सब क्लोज ए में हो गया, 1 में हो गया। अब आते हैं एक्टिव कंसीलमेंट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट। एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है? इसमें दूसरी सिचुएशन है, ये इलस्ट्रेशन मैंने बताई थी ना। बी से टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। ए से नथिंग, हेयर ए साइलेंस इक्विवेलेंट में। अब सपोज करो बी अमित के पास आता है, वो बोलता है भैया देख तू घोड़े बेच रहा है बहुत सारे, अगर तू ये डिनाई नहीं करेगा तेरा घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, तो ही मान के चलूंगा तेरा घोड़ा साउंड माइंड है और मैं घोड़ा खरीद लूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, कुछ बोलता ही नहीं हूं मैं और चुप रहता हूं। इसे बोलते हैं साइलेंस अमाउंट टू स्पीच। दिस इज माई ड्यूटी टू स्पीक एंड आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। अब मेरी साइलेंट स्पीच में चली जाएगी। और जो बोलते हैं ना एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट है मेरे को सारे पता है और दिस इज माई ड्यूटी टू टेल द फैक्ट, लेकिन मैं एक्टिवली वो फैक्ट कंसील कर रहा हूं। और जब मैं एक्टिवली कंसील कर रहा हूं तो ये भी फ्रॉड है। पहले केस में तो उसने मेरे से पूछा था कि बताओ भैया साउंड माइंड है नहीं है। दूसरे केस में उसने मेरे से घुमा के पूछ लिया कि भैया अगर आप डिनाई नहीं करोगे आपका घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, तो मैं ये मान के चलूंगा आपका घोड़ा साउंड माइंड है और मैं घोड़ा खरीद, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं। तो ये मेरा ना बोलना है वो भी स्पीच होगा एक तरह से। इसे बोलते हैं साइलेंस अमाउंट टू स्पीच और इसी को बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। समझ रहे हो? उसके बाद थर्ड चीज पे आते हैं, ए प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आप सबसे पैसे ले लूं और मैं आप सबसे फीस ले लेता हूँ 50,000 रुपए, और मैं बोलता हूँ मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, जबकि मेरे को आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना ही नहीं है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन, मेरी इंटेंशन ही नहीं है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना। मेरी इंटेंशन क्या है बेसिकली, आपसे 50,000 रुपए 1.5 लाख रुपए हड़पना है। उसके अलावा एनी अदर फैक्ट, एनी अदर एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव। जो ये देखो, पहला तो कंडीशन होगी सजेस्टिंग ए फैक्ट, दूसरा क्या हो गया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। समझ में भी आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर आ रहा है। किसका पार्ट है ये CUFMMM किसकी थ्योरी बताई थी? बताओ, चलो कोई बता सकता है तो। अच्छा, व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसे बोलते हैं फ्री कंसेंट। किस सेक्शन में है? सर ये 14 में है। 13 में। व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज सर प्रोवाइडेड सेक्शन सर 13। 13। और उसके अलावा व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड, वेस्ट कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, सेक्शन 15 फ्रॉड, सॉरी कोएर्जन सेक्शन 15, अनडू इन्फ्लुएंस सेक्शन यस सर। 16, 17 फ्रॉड, उसके अलावा 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, उसके अलावा 20, 21, 22 मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। व्हेन कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इसे बोलते हैं CU। सी से क्या बनता है बताओ? सर कोरेशन। कंसेंट कोर्शन कोएर्जन, कोएर्जन सेक्शन 15। यू से? undue अनड्यू influence, अंडू इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस। एफ से? फ्रॉड fraud, और उसके अलावा एम से? मिसरिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन। misrepresentation of fact, मिसरिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा नेक्स्ट एम से? मिस्टेक misrepresentation of law, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये याद रखना, मैंने कोएर्जन पढ़ाया था, उसकी वीडियो एक बार ढंग से फिर से देख लेना।
मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा, सॉरी कोर्जन पढ़ा दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस ढंग से पढ़ाया बेटा, उसकी देख लेना। आज मैं सेक्शन 16 17 चाहता हूँ, और सेक्शन 17 में कल की क्लास में भी कंटिन्यू करूंगा, याद रखना। लेकिन सेक्शन 17 की पूरी वीडियो दोबारा से एक बार ढंग से देख लेना बेटा। जितने भी सेक्शन मैंने बताए हैं, मैंने सेक्शन 16 अगर बताया है उसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो एक बार देख लेना बेटा बस जाके। क्योंकि जो ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, इसका मतलब पता है क्या होता है कि व्हेन देयर इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू टेल द ट्रूथ। अगर मेरी ड्यूटी है मैं आपको सच बताऊं तो ही बेस कंडीशन में फ्रॉड काउंट होगा। लेकिन अगर आप अब मेरी दुकान पे आते हो, सपोज करो आप बुद्ध बाजार में जाते हो, वहाँ 50 दुकान लगी हुई है, आप प्रोडक्ट उठाते हो, बोलते हो भैया ये कितने का, मैं बोलता हूँ 50 रुपए का, आप खरीद के आ जाते हो, तो मेरी कोई ड्यूटी थोड़ी है। ना ही मैंने एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, वहां सामान आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने खुद जांच पड़ताल करने के बाद वो सामान खरीदा है भाई। तो इसे बोलते हैं बायर बी अवेयर। जब भी आप सेक्शन 17 सब क्लोज टू लिखोगे, याद रखना मेरी बात, जब भी आप सेक्शन 17 सब क्लोज टू लिखोगे, उसमें दो चीजें जरूर लिखोगे। एक तो बायर बी अवेयर, सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से बोलते हैं केवियट टेम्पटर। दूसरा आप लिखोगे व्हेन साइलेंस अमाउंट टू स्पीच। तो ये थर्ड इलस्ट्रेशन है, बी से टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। ए से नथिंग, ए यहाँ कुछ नहीं बोलता, बी ए को बोलता है कि इफ यू डू नॉट डिनाई, अगर आप डिनाई नहीं करोगे, मैं ये मान के चल लूंगा कि घोड़ा साउंड माइंड का है। अब यहाँ ए कुछ नहीं बोलता, ए से नथिंग, हेयर ए साइलेंस इज अमाउंट टू स्पीच। यहाँ ए की साइलेंस स्पीच में मानी जाएगी, इसे बोलते हैं साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कब अमाउंट नहीं होता, जब वो बायर बी अवेयर हो, इसे बोलते हैं केवियट टेम्पटर थ्योरी। अगर लग रही है तो उस कंडीशन में एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ थ्योरी नहीं लगेगी। लेकिन जहां ड्यूटी होती है स्पीक करने की, बोलने की, और वहां आप बोल ही ना रहे हो, जैसे कि अगर मैं आपको मान के चलूं, मेरे सक्षम के पास, शुभम के पास एक घोड़ा है, मैं बोलता हूँ शुभम भाई मेरे को तेरा घोड़ा खरीदना है, लेकिन मेरे को ये बता के चल कि तेरा घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है, और तू अगर डिनाई नहीं करेगा ना तेरा घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा तेरा घोड़ा ठीक ठाक और मैं खरीद लूंगा। अब यहाँ तू कुछ बोलता ही नहीं है, तो तेरी जो साइलेंस है ना, वो साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। बेसिकली दिस इज योर ड्यूटी टू टेल मी द ट्रूथ, बट यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तो दिस इज द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो पहले मैं सजेशन ऑफ फैक्ट, सजेशन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। मेरा घोड़ा साउंड माइंड नहीं था, मैंने बोल दिया हाँ, मेरे पास शुभम आता है, वो बोलता है भैया सर आपका घोड़ा साउंड माइंड है, मैं बोलता हाँ हाँ मेरा घोड़ा साउंड माइंड है, जबकि मेरा घोड़ा साउंड माइंड है, तो मैं तो फ्रॉड ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉड है। तो इसमें सजेस्टिंग ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। दूसरे में एक्टिव कंसीलमेंट, इस पे बात फंसती है। तो इस पे दो थ्योरी आप लिखोगे, सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, केवियट टेम्पटर, इस थ्योरी एक बार देख लेना घर जाके, ढंग से पढ़ना, नहीं तो मैं कल दोबारा ढंग से पढ़ा दूंगा। अगर मेरे से पता करोगे, सर पूछोगे कल कौन सर सा हमने पढ़ा बोला था, सुनोगे। सेक्शन? सेक्शन सर 16 ऑफ सेक्शन सेल्स ऑफ 16। गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेटा, सेल्स से होगा, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ केवियट टेम्पटर, या इसे बोल देते हैं बायर बी अवेयर, बायर बीवेयर, BUYER, बायर बीवेयर, BEWAR, ठीक है, बीवेयर। तो मतलब क्रेता, इसे हिंदी में बोलते थे क्रेता सावधान। एक्टिव कंसीलमेंट कब, देखो कंसीलमेंट कब होगा, अगर वो पैसिव कंसीलमेंट है तो नहीं होगा। पैसिव कंसीलमेंट कब होता है कि भैया जब आप बुद्ध बाजार में गए और वहां पे 50 दुकानें लगी, आपने कोई प्रोडक्ट उठाया, बोला भैया कितने का, बोलता 50 का। अब वो उसे पता है मेरा प्रोडक्ट खराब है, लेकिन वो क्यों बताए भाई, अगर वो बताएगा मेरा प्रोडक्ट खराब होगा, आप खरीदोगे नहीं। दिस इज नॉट हिज ड्यूटी टू स्पीक द टेल। तो ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप एग्जामिन करो और कि भाई प्रोडक्ट सही है या नहीं है, इसे बोलते हैं बायर बी अवेयर, क्रेता सावधान, ये आपकी ड्यूटी, और ये सेक्शन 16 में लिखा हुआ है। लेकिन अगर सपोज करो वहीं दूसरी चीज में आप उससे पूछते हो चिल्ला चिल्ला के, भैया ये जो आपका घोड़ा है ये साउंड माइंड है या नहीं है, और अगर आप कुछ नहीं बोल रहे ना, डिनाई कर रहे हो इस बात को, या आप चुप रह रहे हो, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये घोड़ा साउंड माइंड नहीं है। तो उसमें वो एक्टिवली कंसील कर देता है इस फैक्ट को। तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। ये सपोज करो, या सपोज करो वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, भैया मेरे को आपका मोबाइल खरीदना है, मोबाइल सेकंड हैंड तो नहीं है, इसमें जो फोल्डर पड़ा हुआ है सेकंड हैंड तो नहीं पड़ा हुआ। तो आप बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अरे सेकंड हैंड तो नहीं पड़ा हुआ है, तो फट है। तो एक्टिवली कंसीलमेंट कर रहे हो इस फैक्ट का, साउंड सेकंड हैंड है या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तीसरा, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। उसके अलावा एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है कि मैं एक ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूं विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूं उससे सजेस्ट करके, तो इसे बेसिकली फ्रॉड बोलते हैं। तो जब मैं ऐसे कोई डिसीट कर रहा हूँ, डिसीटफुल एक्ट आपके साथ कर रहा हूँ, वो कोई भी ऐसी एक्ट होगी वो सेक्शन 17 की फोर्थ क्लोज में आ जाएगी। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, या कोई एनी एक्ट ओमिशन। ठीक है, तो इसमें जो दो चीजें समझनी है हमें, दो चीजें अगर सेक्शन 17 क्लोज 1, 17 क्लोज 2, 17 क्लोज 3 समझ जाओगे तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। आप फिर समझ गए। अच्छा एक चीज बता दो मेरे को, एक चीज कि कंसेंट
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट? सर फ्री कंसेंट वो होती है जिसमें कोerशन, अनड्यू फ्रॉड या ये 5 चीजें ना हो। इसे एक थ्योरी से याद करते हैं हम, CUFMM, कफम, CUFMM, coercion, undue influence, when the consent is not caused by coercion, undue influence, fraud, mistake और misrepresentation, that consent is free। अब बात करते हैं हम एक लैटिन मैक्सिम है जिसे बोलते हैं consensus ad aidem, ये सही बोलते थे कंसेंट। अगर कंसेंट की बात करें तो किस सेक्शन में दी हुई है? सर 13 में। 13 में, when both the parties are agree on the same thing in the same sense, that is consent, and if the consent is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, that is free consent। हमने coercion पढ़ा, तो coercion अगर एक लाइन में बताऊं, when a person is doing any act which is punishable by law, और when a person threatening to do any act which is punishable by law, and दूसरे की कंसेंट में ले लेता हूं उस कंडीशन में, मैं डंडा मारने की धमकी देता हूं बी को, उससे कंसेंट ले लेता हूं, दैट एक्ट ऑफ जो हिटिंग, मैं डंडा मार रहा हूँ, एक्ट मेरी पनिशेबल है बाई आईपीसी, तो मैं उसको डंडा मार के जब उससे कंसेंट ले रहा हूँ तो कंसेंट फ्री तो है नहीं, तो मैं कोएर्जन कर रहा हूँ उसके साथ, या मैं उसको मोबाइल जबरदस्ती छीन ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ मेरे को कंसेंट दे, मेरे से कॉन्ट्रैक्टेड पड़ेगा, तो कोएर्जन कर रहा हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? वन पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन एंड यूजिंग दैट पोजीशन टू मेक एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने पढ़ाया था इसको, वीडियो को देख लेना। अब हमने फ्रॉड देखा, तो फ्रॉड में लास्ट में जो एक ये केस है ना, ये केस कल करके आया ना, जिस केस को पढ़ेंगे हम, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान से सुन लो। द एसेंस ऑफ फ्रॉड is the false statement by a person। the essence of fraud is false statement। क्या essence fraud का क्या होता है? false statement, false statement by a person who himself does not believe the statement to be true। intentional misrepresentation is key element of fraud। तो बेसिकली जब मेरे को खुद पता है कि मेरा घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, मेरा घोड़ा तो अनसाउंड माइंड है, और मैं तुमको झूठ बोल रहा हूं कि मेरा घोड़ा साउंड माइंड है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहे हो जो ट्रू नहीं है, और उस फैक्ट को सजेस्ट करने के साथ बाद मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसे बोल देते हैं फ्रॉड। व्हेन साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, एज ए जनरल रूल मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17 प्रोवाइड दैट मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। तो अगर आप साइलेंट हो ना, तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू स्पीच, याद रखना, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू स्पीच। लेकिन साइलेंस अमाउंट टू स्पीच कब हो जाएगी? व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु कीपिंग साइलेंस। जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताई थी ना, व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस, जैसे मैंने आपको इस इलस्ट्रेशन बताया था, इलस्ट्रेशन बी, बी इज एज डॉटर and he has come to A's। Here the relation between the parties would make it A's duties to tell B if horse is sound mind। देख ये क्या होता है, इट इज द ड्यूटी, कब ड्यूटी हो जाएगी? ये तब ड्यूटी हो जाएगी, सपोज करो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को एक घोड़ा बेच रहा हूँ, और बोल रहा हूँ मैं उसे, और मेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड है, वो बेचारी बेटी अभी 18 साल की हुई है, वो ढंग से उस घोड़े को देख भी नहीं सकती, उसे पता भी नहीं चल पा रहा कि घोड़ा साउंड माइंड है नहीं, तो दिस इज माई ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। तो कब हो जाएगी साइलेंस अमाउंट टू स्पीच? पहले बार में, व्हेन द इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन। दूसरे, अनलेस इज साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो दूसरा ये इलस्ट्रेशन इसमें आ जाएगी, देखो पहले इलस्ट्रेशन में साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, ये क्वेश्चन आता है, व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। तो साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड में दो चीजें याद रखना, व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस, अनलेस इज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कब होगी? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मैं अगर शुभम से कोई घोड़ा खरीद रहा हूं, पूछता हूं कि भैया मेरे को ये घोड़ा आपका खरीदना है, ये घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है, तो इस कंडीशन में शुभम बोलता है कि सर ये साउंड माइंड है, जबकि इसका घोड़ा साउंड माइंड नहीं था। तो इस कंडीशन में ये कुछ बोलता ही नहीं है, और बोल देता सर आप चल बस ले जाओ, आप ले जाओ इसको, मैं देख लूंगा, हाँ जो भी आप समझो समझ लेना। तो इस कंडीशन में इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग द स्टेट, ये शुभम की ड्यूटी थी मेरे को बताए ये घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। दूसरी कंडीशन में, अगर मैं शुभम को बोलता हूं कि शुभम भाई मेरे को बता तेरा घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है, और अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो ये मान के चलूंगा तेरा घोड़ा साउंड माइंड है, तू कुछ नहीं बोलता, तो इसमें कंडीशन में अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ। अब ये इसकी साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, समझ रहे हो? इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग द साइलेंस, या अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। यह साइलेंस अमाउंट टू स्पीच हो सर जाएगी कब? जब वो डिनाई नहीं सर करता। ये हाँ बेटा। दोनों कंडीशंस है जो, सर ये जो दोनों हाँ कंडीशन है ये 17 क्लोज 2 में आएगी ना? नहीं, ये 17 के एक्सप्लेनेशन में आएगी बेटा, जब 17 के एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना आप, एक बार इस सेक्शन जाके पढ़ना घर पे, कल इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे ढंग से, और कल मैं बहुत ज्यादा ढंग से डिस्कस करूंगा इसको। 17 बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो